और शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। मुल्क में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वापस भेजने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे के मुताबिक 1 जनवरी 2016 और अप्रैल 2018 के बीच 489 गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 480 कैदियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि किसी भी रोहिंग्या को हिरासत में नहीं लिया है और न ही वापस भेजा गया है। गुजरात असेंबली में कांग्रेस के एमएलए इमरान खेड़ावाला ने गुजरात वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज नामी प्राइवेट बिल पेश किया। असेंबली में बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि आज हर दिन मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल के तहत इमरान खेड़ावाला ने हुजूमी तशद्दुद पर सख्त कानून बनाने की मांग की। साथ ही साथ इस बिल में गुजरात में अक़लियती वजारत, अक़लियती कमीशन, वज़ीर-ए-आज़म 15 नुकाती प्रोग्राम को नाफिज करने का भी मुतालबा किया गया। बिल का जो मेरा मकसद था कि सरकार एक कायदा बनावे उसके लिए मॉब लिंचिंग का, कि जहां पर टोले बनकर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। सरकार ऐसा कायदा बनाएगी तो ऐसे असामाजिक जो तत्व है, गुंडा तत्व है, जिसकी पीछे किसी न किसी पॉलिटिकली पार्टी का मैं समझता हूँ कि उसमें ज़रूर से हाथ होता है। इस तरह गुजरात के अंदर भी आप एक मिनिस्ट्री बनाएं, अलग से मिनिस्ट्री बनाएं, और माइनॉरिटी की जो समस्या है, माइनॉरिटी को उनको एजुकेशन है, वो हेल्थ हो, उनको उनके और ज़रूरतें, जिस तरह हाउसिंग की ज़रूरतें, तो उनको स्पेशल वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देखे। उसके लिए एक माइनॉरिटी कमीशन बनाने के लिए भी मैंने उनको कहा है। विधानसभा आकर कहते तुम्हारी बात बहुत सही है, लेकिन कभी भी उन्होंने कोशिश ये नहीं की कि विधानसभा में खड़े होकर हमारी बातों की तारीफ की जाए। यानी बहुत दुख की बात है कि इतनी गंभीर बातें होने के बावजूद सरकार के लोग माइनॉरिटी का जब जब भी सवाल आता है तो वो अपनी बात को, अपना जवाब, हमारी बातों का वो जवाब नहीं देते हैं। मैं पिछले 12 साल से अनुभव कर रहा हूँ, हमेशा मैंने यही देखा है कि जब भी हमने बात की, लेकिन हमने भी तय किया है कि हम हमारी जो हक बात है, हमारी जो सच बात है, हमेशा सरकार के सामने रखेंगे। गुजरात हर चीज़ में मॉडल राज्य बनाए, गुजरात हर मर्तबा नए अच्छे प्रजा हित के कानून बनाने में आगे रहा है। तो क्या मॉब लिंचिंग के कानून बनाने में गुजरात आगे रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है? क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई घटना बने उसके बाद हम इसके बारे में कुछ सोचें? ऑनलाइन फूड सर्विस वेबसाइट ज़ोमैटो के एक डिलीवरी बॉय से एक ग्राहक ने सिर्फ इसलिए खाना नहीं लिया क्योंकि वो मुसलमान था। इतना ही नहीं, उस ग्राहक ने ज़ोमैटो को मुखातिब करते हुए इस मामले पर एक ट्वीट भी कर दिया। उसने फूड कंपनी पर ही सवाल उठा दिया। इस ग्राहक को पहले तो ज़ोमैटो के ट्विटर हैंडल से जवाब दिया गया और उसके बाद ज़ोमैटो के बानी दीपेंद्र गोयल ने भी उसे सख्त जवाब दिया। ज़ोमैटो की तरफ से लिखा गया, खाने का कोई मजहब नहीं होता, खाना खुद एक मजहब है। ज़ोमैटो के बानी दीपेंद्र गोयल ने ट्विटर पर लिखा, हम आइडिया ऑफ इंडिया और हमारे ग्राहकों, पार्टनर्स के तनव्वु पर नाज करते हैं। हमारे उसूलों की वजह से कारोबार को भी नुकसान होता है तो भी हमें कोई दुख नहीं होगा। ज़ोमैटो और उसके बानी की तरफ से इस मामले पर जो जवाब दिया गया उसे सोशल मीडिया पे खूब पजीराई हासिल हो रही है। साथ ही पंडित अमित शुक्ला, जिसने इस मामले को उठाया और ट्वीट किया था, उसे लोग काफी खरी खोटी भी सुना रहे हैं। मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इस मीटिंग में वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी की सरबराही में हुई। मीटिंग में तमाम मुजव्वज़ा टारगेट को तेज़ी से तकमील करने पर जोर दिया गया। एजुकेशन फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी, जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है और उसमें जो है वो जो हम बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप जो हमने पिछली बार 2 लाख दी थी लड़कियों को, शुद्ध रूप से लड़कियों के लिए है। हमारी इस बार जो है वो हमने 100% उसको ऑनलाइन कर दिया है और आसान भी किया है। तो इसलिए जो है वो अभी एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई हैं और एप्लीकेशन आने के बाद हमारी कोशिश होगी कि हमने पिछली बार 2 लाख दिया था, इस बार हम उससे ज़्यादा दे सकें और कितना देंगे एप्लीकेशन आने के बाद हम उसका निर्णय करेंगे। गरीब नवाज रोज़गार कार्यक्रम
हमारा चलता है, उसमें हम एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट, रोज़गार पूरक कौशल विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से उसको करते हैं। हम नए सिरे से अभी जो हमने पहले शुरू किए थे गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो पूरा हो चुका है। अब जो है वो गरीब नवाज रोज़गार कार्यक्रम फिर नए सिरे से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके कि हम इन जो एजेंसीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके इनपैनलमेंट को करेंगे। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की सऊदी के सफ़ीर डॉक्टर अलसाती की मुलाकात हुई। हज उमूर के ताल्लुक़ से दोनों में बातचीत हुई है। इस बीच सऊदी अरब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया। उम्रे के लिए जाने वालों के लिए खुशखबरी है। उम्रा आज़मीन अब सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकेंगे। पहले सिर्फ मक्का और मदीना ही जाने की इजाज़त थी। सऊदी अरब जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। उनकी वहाँ पर जो रहने का, वहाँ पर और भी जो उनके स्वास्थ्य का, ये सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। और इस बात की हमें खुशी है कि 2 लाख जो हज यात्री हिंदुस्तान से जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर व्यवस्था सऊदी सरकार ने और सऊदी के पूरे इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि जो उम्रा है, उम्रे में जो लोग जाएंगे उनको जो है वो अन्य जगहों पर भी सऊदी अरब में ज़ियारत करने के लिए अन्य जगहों पर जाना चाहते हैं और जगहों को देखने जाना चाहते हैं, तो उनको भी वो भी जगह जाने के लिए अलाउ होगा। पहले उम्रे के लिए सिर्फ मक्के मदीने में ही जा कर के उम्रा करके आना पड़ता था, लेकिन अभी सभी जगहों पर ये जाने की उनको इजाज़त मिलेगी। और सऊदी सरकार और सऊदी के साथ हिंदुस्तान के जो बेहतर रिश्ते, बहुत ही कार्डियल रिलेशन और बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन हैं और बढ़ रहे हैं जो रिश्ते, उसका ये एक परिणाम है और एक नतीजा है। बिहार हुकूमत रियासत के अक़लियती स्कूलों को स्मार्ट नहीं मानती, इसीलिए हुकूमत के स्मार्ट क्लास की स्कीम में रियासत के अक़लियती स्कूलों को शामिल ही नहीं किया गया। और ख़ास बात यह है कि रियासत के 3000 से ज़्यादा स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने के लिए हुकूमत रकम दे रही है, लेकिन अक़लियती स्कूलों को इस मंसूबे से ही अलग रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये पहला मौका नहीं है जब बिहार के अक़लियती स्कूलों को नज़रअंदाज किया गया है। रियासत में महज 72 अक़लियती स्कूल हैं, लेकिन एक भी स्कूल को स्मार्ट क्लास बनाने के लिए रकम नहीं दी गई है। हुकूमत रियासत के 3106 स्कूलों को स्मार्ट क्लास के तौर पर अपग्रेड कर रही है, जिस पर 27 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपया खर्च होना है। हालत यह है कि पटना में सिर्फ 16 अक़लियती स्कूल हैं, लेकिन पटना के भी एक अक़लियती स्कूल को स्मार्ट क्लास के नाम पर रकम नहीं दी गई। हुकूमत की इस पॉलिसी पर अक़लियती स्कूलों के इंतजामिया सख्त हैरान है। 100% हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, फिर भी सरकार का रवैया हमारे बीच ठीक नहीं है। जितनी भी सुविधाएं हैं वो सरकार राजकीयकृत और अन्य विद्यालयों को देती है, अल्पसंख्यक विद्यालयों को नहीं मिलती है। 3106 स्कूल को इन्होंने सिलेक्ट किया। पटना में पहले चरण में 145 स्कूल को इन्होंने सिलेक्ट किया, उसमें एक भी अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं है। पटना में 18 स्कूल है, 1, 2, 3 को भी दे देते, और फिर उन्होंने कहा कि हम इसको 254 कर रहे हैं। 254 में भी एक अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। 15 अगस्त को वज़ीर आला स्मार्ट क्लास की इस स्कीम का इफ्तिताह कर सकते हैं। इस स्कीम में शामिल पटना के सभी स्कूलों को पैसा फराहम करा दिया गया है। 31 जुलाई तक स्मार्ट क्लास से मुतालिक तमाम चीजों को खरीदने का हुक्म भी दे दिया गया है। स्मार्ट क्लास के लिए 49 से 55 इंच की टीवी खरीदने की हिदायत। एक टीवी खरीदने पर 60,000 रुपया किया जाएगा खर्च। 22,500 रुपए का इन्वर्टर खरीदने की सहूलत। 7,500 के पेन ड्राइव खरीदने की दी गई है सहूलत। USB केबल, स्पीकर और कई दीगर चीजें भी खरीदने का है इंतजाम। लेकिन स्मार्ट क्लास के लिए अक़लियती स्कूलों को ये सहूलत नहीं दी गई है, जबकि रियासत के 3106 स्कूलों को इस स्कीम में किया गया है शामिल। फी स्कूल 90,000 हुकूमत करा रही है मुहैया। 3 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी स्मार्ट क्लासेस के लिए खरीदेगी सामान।
वज़ीर आला नीतीश कुमार खुद 15 अगस्त को कर सकते हैं इसका इफ्तिताह। पटना के 254 स्कूलों में शुरू की जा रही हैं स्मार्ट क्लासेस। पटना के स्कूलों को 31 जुलाई तक तमाम चीजें खरीदने का हुक्म। हुकूमत के इस कदम पर अपोजिशन भी सख्त बरहम है। आरजेडी के मुताबिक अक़लियती तलबा को हुकूमत जदीद सहूलत देने का सिर्फ नारा लगाती है और जब काम का वक्त आता है तो अक़लियतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वहीं बरसर इक़्तिदार पार्टी हुकूमत का बचाव कर रही है। जेडीयू लीडर मोहम्मद अजीम का कहना है कि हुकूमत अक़लियतों के फलाही कामों के मामले में बेहद संजीदा है। 3100 स्कूल में एक भी अल्पसंख्यक स्कूल न होना इस बात को दर्शाता है कि सरकार दिखावे के लिए क्या कर रही है, असल में क्या कर रही है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात तो सरकार करती है, लेकिन धरातल पर जो योजनाएं हैं जिससे अल्पसंख्यक बच्चों को भी शिक्षा में, उनको भी हाईटेक शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार को चिंता नहीं है। स्मार्ट में के जरिए आपको नहीं दिया गया अलग बात है, लेकिन आपको आज़ादी तो इतनी दे दी गई है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं और आज़ादी के साथ हासिल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हासिल कर सकते हैं, उर्दू मीडियम से हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए एक स्टेंस लेकर के ये कहिए कि अक़लियतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही है। जबकि बिहार में महज 72 अक़लियती स्कूलों की तादाद है। 1 लाख से ज्यादा तलबा अक़लियती स्कूलों में ज़ेर तालीम भी हैं और बेहतर रिजल्ट देने में अक़लियती स्कूलों का ही नाम सबसे ऊपर आता है। तो फिर क्यों अक़लियती स्कूल हाशिए पर है? सवाल यह है कि नीतीश कुमार का इंसाफ के साथ तरक्की का नारा सही है या अब बेमायने होकर रह गया है? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मुंबई में बारिश के पेश नज़र देवनार स्लॉटर हाउस में कुर्बानी के बकरों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम किया जा रहा है। बारिश में भीगने से बकरे बीमार पड़ जाते हैं। कई बकरों की कुर्बानी से पहले ही मौत भी हो जाती है। गुज़िश्ता साल ही तकरीबन 50 बकरे बीमार होकर मर गए थे। इस साल मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बकरों की हिफाजत के लिए शेड की तामीर और अद्वियात की फराहमी का खास इंतजाम किया है। देवनार स्लॉटर हाउस को मुल्क का सबसे बड़ा मज़बह खाना तस्लीम किया जाता है। हजारों एकड़ के अराजी पर फैला हुआ ये स्लॉटर हाउस बकरीद के पेश नज़र कुर्बानी के जानवरों की मंडी में भी तब्दील हो जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 2 से 2.5 लाख भेड़ बकरे और 10,000 के करीब बड़े जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। कई साल से चूँकि बकरीद का त्यौहार बारिश के दिनों में आ रहा है और बारिश में मुंबई की बदनाम है कि इतनी ज़्यादा हो जाती है, जगह जगह कीचड़ हो जाती है, पानी भर जाता है, पूरे शहर में ही भरता है, स्लॉटर हाउस के अंदर भी बढ़ता है। तो उसकी वजह से जो जानवर ख़रीदने आते हैं, वो जानवरों के जो व्यापारी हैं, मालिक हैं, वो इन तमाम लोग और ख़ुद जानवरों को काफ़ी परेशानी हो जाती है। हालांकि बीएमसी और यहाँ के जनरल मैनेजर और स्टाफ जो है पूरी कोशिश करता है। बीएमसी ने देवनार स्लॉटर हाउस में बकरों की हिफाजत के लिए 50,000 स्क्वायर मीटर के स्पेशल शेड की तामीर का काम शुरू कर दिया है। बीमार जानवरों को तिब्बी मदद फराहम करने के लिए वेटरनरी डॉक्टरों की सहूलियात के साथ साथ सफाई के लिए 300 कारकुनान का भी अमला तैनात है। तो पशुओं के लिए हमने अतिरिक्त बाड़े बनाए हैं ताकि वो बारिश में ना भीगे। जो जानवर बीमार रहेंगे उनके लिए पशु वैद्य की सुविधा है यहाँ है। 8 पशु वैद्य के दवाखाने अंदर पूरे प्रीमाइसेस में है, जहाँ मुंबई पशु वैद्य के महाविद्यालय से भी एक पथक रहेगा यहाँ 15 दिन के लिए, जो बीमार जानवरों के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। देवनार मंडी से बकरों की फरोख्त के बाद लोग बकरों की कुर्बानी अपनी सोसाइटी या मकान पर करते हैं। इस बिना पर इंतजामिया की जानिब से तमाम बकरों को एग्जिट पास फराहम किया जाता है। एग्जिट पास में बारकोड सिस्टम नस्ब होता है। मुंबई में बाहर से बड़ी तादाद में कुर्बानी के लिए बकरे और बड़े जानवर लाए जाते हैं। इनकी हिफाजत के मुतालिक महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने मुस्लिम अरकान असेंबली को यकीन दिलाया है। सीएम साहब ने वादा किया कि मैं करूंगा, मैं बिल्कुल इस पे हम कहीं न कहीं रोक लगाएंगे कि जो लोग बजरंग दल वाले कोई चेक नहीं कर सकते उसको, अगर जानवर थोड़ा ज़्यादा हैं तो उस पर आँख बंद की जाएगी। जिस तरह से और जगहों पर बंद की जाती है, त्योहारों में बंद की जाती है, हमारा त्यौहार इसको बंद करो। जैन की कितनी तादाद है इस मुल्क में? 1% शायद होगी। और जैन लोगों का त्यौहार होता है तो हमारी गोश्त दुकानें बंद कर दी जाती हैं। क्यों? चलो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा क्या? हम तो इस मुल्क में 25 करोड़ हैं, हमारी रिस्पेक्ट कीजिए ना आप। तो हमारी डिमांड
कोई गलत नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि हमारा त्यौहार शांतिपूर्वक हो, हम कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से दूसरों को एग्जम्पशन मिलता है वो एग्जाम हमें। देवनार स्लॉटर हाउस में बकरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सिलसिला बकरीद तक जारी रहेगा। इसके पेश नजर इंतजामिया ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। शादियां दो खानदानों को जोड़ने और करीब लाने का काम करती हैं, और अगर शादी में दुल्हन हिंदुस्तान की और दूल्हा पाकिस्तान का हो तो ये शादी खानदानों से आगे बढ़कर दो पड़ोसी मुमालिक को करीब लाने में मददगार साबित हो सकती है। देखिए। हिंद पाक ताल्लुकात में कभी नरमी तो कभी गर्मी आती रहती है, ताहम दोनों पड़ोसी ममालिक को कुछ नए रिश्ते जोड़ते रहते हैं। कुछ साल कबल हिंदुस्तान के मारूफ टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह किया था, तो अब हिंदुस्तान की एक और बेटी शामिया पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हसन अली से निकाह करने जा रही हैं। शामिया हरियाणा के नूह जिले के चंदेनी की रहने वाली हैं, तो हसन अली पाकिस्तान के पंजाब से हैं। शामिया एयर अमारात में इंजीनियर हैं। शामिया के वालिद लियाकत अली साबिक BDPO हैं। हसन अली और शामिया के खानदान एक दूसरे को पहले से जानते हैं। शामिया के वालिद के मुताबिक लड़की की शादी एक न एक दिन करना ही है, तो वो चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में। हमारा तो बच्चा खुशी जी पूरा गांव का, और पास के गांव में जो भी पता पड़ी नहीं वो भी खुशी है। जो हमारा परिवार है, रहना है, टपकन है, हमारा कोई आवाज टेंशन ना है। ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ा लिखा लड़का मिल गया, बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये हमारी बहन लगती है, जो हमारा आधा परिवार पाकिस्तान में ही रहता है। जो हमारा परिवार बंटवारे के सन 47 में आधा पाकिस्तान चला गया था। हम तो बहुत खुश हैं जी। हम तो चाहते हैं कि दोनों देशों के संबंध अच्छे हों, रिश्ते के नाते हों। हमें तो बहुत खुशी है, और हमारे गांव की लड़की हमारी बहन है। सारे आदमी जाएंगे, दूर का आना जाना, पासपोर्ट की प्रॉब्लम है और कई दिक्कत है। निकाह होना है दुबई में, निकाह दे के अपने सीधे आ जाएंगे। पाकिस्तान तो कोई भी नहीं जा रहा, दुबई से होटल में बुकिंग है, वहाँ निकाह दे के 2-3 दिन बाद फिर अपने घर आ जाएंगे वापस। हसन अली और शामिया का निकाह दुबई के एटलांटिस पाम जुबैरा पार्क होटल में 20 अगस्त को होगा। दुल्हन की जानिब से तकरीबन 10 अफराद निकाह में शिरकत करेंगे, जबकि दूल्हे की जानिब से 20 लोग शादी में शरीक होंगे। शामिया के वालिद के मुताबिक वलीमे की तकरीब पाकिस्तान में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कांग्रेस के मुताबिक कुछ सियासी पार्टियों ने राज्यसभा से वॉकआउट करके तलाक सलासा बिल को मंजूर कराने में मोदी हुकूमत की भरपूर मदद की है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी के मुताबिक तलाक सलासा बिल को अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तमाम पार्टीज जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया है, उन तमाम पार्टीज़ ने, जिसमें BSP ख़ास तौर से शामिल है, उन्होंने बीजेपी सरकार की मदद की है। पार्लियामेंट में बिल के खिलाफ बोल रहे हो और उसके बाद वॉकआउट करके आप बीजेपी की सरकार की मदद कर रहे हो, बिल की हिमायत कर रहे हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो इंडिपेंडेंट हैं, देश का हर आदमी को आज़ादी है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और यकीनन बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे इस कानून का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी एक धर्म के लोगों को ख़ास निशाना बनाया जाए, और जो गुनाह नहीं हो रहा है। आप 3 तलाक कह के तलाक नहीं हो पा रही, लेकिन 3 साल की सज़ा है। जो ऑफेंस ही नहीं हो रहा है, उसकी सज़ा का क्या मतलब है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करेगा, निश्चित तौर से करेगा। ये अचानक लिस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर जानबूझकर लेकर आए। अगर ये पहले से इत्तला होती तो शायद वो तमाम लोग जो दिल्ली में नहीं थे वो दिल्ली पहुंच जाते, लेकिन जो लोग पार्लियामेंट के अंदर थे और होते हुए वॉकआउट किया, उन लोगों ने मदद की। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से ज़बरदस्ती किसी को डरा के, किसी से इस्तीफ़ा दिला के, वॉकआउट करा के कानून पास हुआ हो। उत्तराखंड की सियासी जमातों और समाजी तंजीमों का तलाक सलासा बिल की मंजूरी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया।
एक महिला को जो इस्लाम ने राइट्स दिए थे उस राइट्स को बेबाकी से उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए माननीय मोदी जी की खूबसूरत पहल है। और मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे इस बात पे आएंगे, तमाम लोग, तमाम उलेमा इकराम इस बात पे आएंगे कि अब किसी भी कीमत पे लोग अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि 3 तलाक ना दें, तलाक हसन दें, तलाक एहसन दें अगर आवश्यकता पड़े, जिसमें गुंजाइश हो। पूरी तरीके से मुसलमानों को बर्बाद करने का इंतज़ाम किया है। देखिए किस लॉ में, ये तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, मुस्लिम मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। आपने सिविल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिमिनल अपराध बना दिया। ये जो कल राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हुआ है, इसके लिए पहले तो हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने मुस्लिम औरतों के लिए ये बहुत अच्छा कानून बनाया है। 3 बार तलाक बोल के घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे वीरान हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इस चीज़ से। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए इत्मीनान भोपाल में सफाई और इस्लाम के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल के होटल पलाश में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसर्स के साथ बड़ी तादाद में उलमाए दीन ने शिरकत की और इस तरह के प्रोग्राम को वक्त की अहम ज़रूरत से ताबीर किया। खास रिपोर्ट। दुनिया के सभी मज़ाहिब आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सफाई का भी खास दर्स देते हैं। इसके बावजूद हमारे माशरे में गंदगी का जगह जगह अंबार लगा ही रहता है। शहर को साफ सुथरा कैसे बनाया जाए और त्योहारों के मौके पर शहर को साफ कैसे रखा जाए, इसी को लेकर भोपाल में एक खास वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए इत्मीनान मुनक़्क़दा वर्कशॉप पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स के साथ जिला इंतजामिया और उलमाए दीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और इस तरह के प्रोग्राम को वक्त की अहम जरूरत से ताबीर किया। जो नबी बनाए गए पैगंबर साहब, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई अपनी बल्कि देख ली जाए, कुरान के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो उसके बाद उनको कहा गया कि अब आप मुकम्मल तौर पर सियाबा का फताहिर, कि आप मुकम्मल तौर से सफाई का ख्याल कीजिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल और थ्योरिकल आपने अपनी पूरी 23 साल जिंदगी के अंदर इसका ख्याल किया और फिर एक पूरी टीम तैयार की आपने, ऐसी टीम तैयार की आपने कि जो सफाई सुथराई का एक आला मेयार उन्होंने कायम किया। इस पहल को हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे और जैसे ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, वैसे ही आज प्रशासन, नगर निगम जो एक ही है और हमारे सभी इमाम साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब आप और हम मिलके ये तय कर लेंगे कि कैसे हम शहर को स्वच्छ रख सके और साथ में जो हमारा त्योहार है उसको भी हम बहुत अच्छे से मना सके, उसमें कोई कमी ना आने पाए। प्रोग्राम में उलमाए दीन ने इस्लाम की रोशनी में सफाई मुहिम की न सिर्फ वकालत की बल्कि सफाई को ईमान का लाजमी हिस्सा करार दिया। सारे जो हमारे पर्व है, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, उन सभी के लिए एक लिस्ट हमने बनाई है, कहाँ कहाँ पे कार्यक्रम होता है और कहाँ कहाँ पे हमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव तरीके से काम करना है। उसी लिस्ट के लिए जो सुझाव आज लिए जाएंगे उसमें लेके हम लोग करेंगे। और जहाँ पे वेस्ट कलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा गाड़ी लगाना हो, लेबर लगवाना हो, साफ़ सफाई के लिए तुरंत पानी की भी अगर व्यवस्था करनी हो, जो रॉ वाटर हो या फ्रेश वाटर हो, उसकी भी एक बार हम कलेक्टर साहब के लेवल पे शांति समिति में भी बैठक हुई है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर, कुर्बानी के मौके पर इसका एहतमाम ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें, कुर्बानी के ऐसे आज़ा जिसकी वजह से गंदगी फैल सकती है, उन आज़ा को किसी थैली में, पॉलीथीन में डालकर और जो कचरे की बाल्टियां या कचरे के डस्टबिन रखे रहते हैं वहां पर डालना चाहिए या घूड़े पर जाकर डालना चाहिए ताकि किसी को ईज़ा, तकलीफ न पहुंचे। वर्कशॉप में जहां शहर की सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए उलमाए दीन से ताउन की अपील की गई, वहीं ईद कुर्बान के मौके पर शहर की सफाई को बनाए रखने और कुर्बानी के वक्त पानी और जानवर के फुजले की सफाई के लिए बेहतर इंतजाम किए जाने का भी वादा किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मारूफ गुलकार मोहम्मद रफ़ी को रांची में उनकी यौम वफ़ात के मौके पर याद किया गया। इस मौके पर फनकारों ने फिल्मी नगमों को गाकर मोहम्मद रफ़ी को खिराज पेश किया। इस तकरीब में रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन कमाल खान भी शरीक रहे।